वेलकम टू अपबीट आईएएस। आज हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में। ये टॉपिक हमारे जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सबको पता होगा कि 2 सितंबर 2023 को इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपना पहला स्पेस बेस्ड सोलर मिशन को लॉन्च किया जिसका नाम है आदित्य L1। ये सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। तो हम शुरुआत नाम से ही करते हैं। संस्कृत में और हिंदी में सन के लिए, सूरज के लिए हम लोग आदित्य टर्म का यूज़ करते हैं, उसका नाम यूज़ करते हैं। आदित्य मतलब होता है सन। तो चूंकि सन के लिए संस्कृत और हिंदी नाम है आदित्य, इसलिए आदित्य। और हम इस जो हमारा जो मॉड्यूल है, जो ऑब्जर्वेशन सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए, उसको हम भेज रहे हैं लाग्रेंज पॉइंट L1 के पास। L1 के अराउंड वो एक हॉलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। तो चूंकि L1 पॉइंट पे उसको भेज रहे हैं, इसलिए नाम के साथ में L1 जुड़ा हुआ है। तो हमारा नाम क्लियर हुआ आदित्य L1, इसलिए क्योंकि नाम है सूरज के लिए, L1 है प्लेस के लिए। ये हमारा सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन होगा। ऑब्जर्वेशन मिशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंड करने वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ना हमारा इरादा है। तो इसको हम केवल ऑब्जर्व करेंगे सूरज को और उसका स्टडी करेंगे। तो इसलिए हमारा ये ऑब्जर्वेशन मिशन हो गया। ये इसरो का पहला स्पेस बेस्ड है सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन। सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है। इतना चीज याद रखना है। ये सोलर वेदर को और स्टडी करेगा और इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेगा। वो इस दोनों चीज़ों को हम आगे देखेंगे कि दोनों का मतलब क्या होता है। सोलर वेदर क्या होता है, इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ही बता दिया। लाग्रेंज पॉइंट L1 पे प्लेस किया जाएगा। L1 है 1.5 मिलियन अवे फ्रॉम अर्थ, मतलब सूरज और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों सेलेस्टियल बॉडीज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये न्यूट्रलाइजेशन की वजह से यहाँ पे ना सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है ना पृथ्वी का। तो इसलिए इसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट के रूप में देखते हैं। यहाँ से हमारे सोलर मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आसानी से पूरा किया जा सकता है यहाँ पे रह के, क्योंकि यहाँ पे ना पृथ्वी का ना सूर्य का किसी का भी ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव नहीं रहता है। इसी पॉइंट को यहाँ पे लाग्रेंज पॉइंट L1 बोला जा रहा है। ये हॉलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। यहाँ से क्यों लॉन्च किया जाता है? क्योंकि इसके बाद से जो बंगाल की खाड़ी आती है कि हम लॉन्च कर दिए, हमारे लॉन्च व्हीकल में कोई प्रॉब्लम आ गया, अगर विस्फोट वगैरह हो गया तो गिरेगा जा करके बंगाल की खाड़ी में, तो कोई मानवीय बस्ती के आसपास गिरने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो इसलिए ये एक सेफ लॉन्चिंग साइट है इसरो के लिए। लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है PSLV XL, या इसी को बोलते हैं PSLV C57। इसका नाम फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक हॉलो ऑर्बिट में जाएगा। हॉलो ऑर्बिट क्यों?
क्योंकि जो L1 पॉइंट है वो एक इमेजिनरी पॉइंट है, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट नहीं करना है, एक पॉइंट का ऑर्बिट करना है जो इमेजिनरी पॉइंट है, इसलिए उसको हॉलो ऑर्बिट बोला जाता है। इस यहाँ तक पहुँचने में, हॉलो ऑर्बिट तक पहुँचने में 127 दिन का समय लगेगा। और मिशन का जो हमारा सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन का उसका एक्सपेक्टेड लाइफ है लगभग 5 ईयर। ये फिक्स नहीं है, इससे अगर हमारा इसके 5 ईयर के बाद भी अगर हमारा जो मॉड्यूल है अगर काम करने की स्थिति में रहेगा तो हम उसके बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है स्पेस बेस्ड, ये याद रखना है, स्पेस बेस्ड। पृथ्वी से ऑब्जर्वेटरी बना करके तो कोई भी स्टडी कर सकता है, लेकिन पृथ्वी के सरफेस से उठ करके हम जा रहे हैं कितना दूरी पर, 15 लाख किलोमीटर। 15 लाख किलोमीटर दूरी पर जा करके L1 पॉइंट से हम स्टडी करेंगे। तो सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है स्पेस बेस्ड, इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है। ये लॉन्चिंग आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में इसी से मिलता जुलता चंद्रयान के लिए जो मिशन था उसके जो लेक्चर्स थे उसमें हमने अच्छे से डिटेल में उसको वहाँ पे उसका एनालिसिस किया है, नहीं करेंगे। ये लास्ट पार्ट है, आप देख सकते हैं, यह हमारा मॉड्यूल है जो सूरज का अध्ययन करेगा। ये लास्ट स्टेज है, यहाँ से जैसे ये निकला ये इंजेक्शन ऑर्बिट में चला जाएगा, यहाँ से ये सेपरेट होगा अभी, तो सेपरेशन के बाद से ये इंजेक्शन ऑर्बिट में जाएगा, उसके बाद से ऑर्बिट रेजिंग एक्सरसाइज किया जाएगा। देखिए ये अलग हो गया ना। ये अगर आपको इंटरेस्ट है इसके सीक्वेंस को जानने का तो यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं, अलग अलग सीक्वेंस है, लेंथी हो जाता है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारा मेन पर्पस है उसको हम देखेंगे। अब देखिए जैसे हमने उसको यहाँ पे लॉन्च व्हीकल से इस ऑर्बिट में भेजा, यहाँ पे ये जो पहला ऑर्बिट दिख रहा है, देखिए इसको इंजेक्शन ऑर्बिट बोलते हैं, तो यहाँ पर भेज दिए। इसके बाद से हम लोग ऑर्बिट रेजिंग एक्सरसाइज करेंगे और इसके बाद से इसको क्रूज फेस में छोड़ के उसको फिर से उसको हॉलो ऑर्बिट में उसको प्लेस करेंगे। इसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा लॉन्च व्हीकल नहीं है इतने पावरफुल कि हम इसको डायरेक्ट भेज दें। तो हम इसको इस ऑर्बिट में भेज के इसका ऑर्बिट रेजिंग करते हैं। ये क्यों करते हैं इसको हम समझते हैं। जैसे ये पृथ्वी हो गई, हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं ना, इससे बाहर फेंकते हैं, जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट फेंके तो इसको धीरे धीरे इसका स्पीड घटते जाता है। एक समय आता है कि इसका स्पीड 0 हो जाता है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब जैसे 0 हो गया, अब फिर से ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ग्रेविटेशनल जो प्रभाव है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का, उसके कारण फिर से गिरना चालू होगा। तो जैसे इसको फेंके थे तो धीरे धीरे इसका स्पीड घटते गया था, एक समय 0 आ गया। अब जब इसको हम यहाँ से 0 से फिर से स्टार्ट करेंगे ना, जब ये नीचे आना चालू करेगा तो अब धीरे धीरे स्पीड इसका बढ़ता है। यहाँ पर जो उसको स्पीड होगा, इसकी वेलोसिटी होगी, उससे ज़्यादा यहाँ होगी, इससे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। ये फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग है, एक मंजिल कोई मकान है, यहाँ से कोई गिरता है तो हल्का हाथ चोट लगता है, हाथ टूटता है। यहाँ पर 40 मंजिल एक मकान है, मान लीजिए कि यहाँ से अगर कोई आदमी गिर रहा है तो यहाँ पर पहुँचते उसके यहाँ पे जब पहुँचेगा तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ से गिरने में अंतर कहाँ का रहा, सिर्फ हाइट का अंतर आ रहा है। जितनी ऊंचाई से गिरेगा ऑब्जेक्ट कोई, यहाँ पर आने के बाद से उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा। वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा और यहाँ पर डैमेज ज़्यादा। अब देखिए हमको देखना था केवल कि ये वेलोसिटी ज़्यादा होता है हाइट के साथ में, इसके लिए इसको बताया कि ज़्यादा ऊंचाई से अगर कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण उसके तरफ जाता है तो जैसे जैसे वो नज़दीक जाएगा उसके वैसे वैसे उसका स्पीड बढ़ेगा। अब देखिए जैसे यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब पहुँचे, यहाँ हमारा मॉड्यूल पहुँचेगा तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी ना,
यहाँ से जो पहुँच रहा है उससे कम होगी। यहाँ से जब जाएगा ना, इलिप्टिकल पाथ है ये, यहाँ से जाएगा, ये देखिए ये पहला वाला डिस्टेंस है, ये दूसरा डिस्टेंस ये हो गया। जब ज़्यादा डिस्टेंस से जाएगा तो यहाँ पर जाने के बाद से उसको जो वेलोसिटी मिलेगी ना, पहले से ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर जो जाएगा तो इससे ज़्यादा मिलेगी। जब अब यहाँ से इसका ऑर्बिट रेजिंग इतना कर दिया गया इलिप्टिकल पाथ को कि यहाँ से डिस्टेंस अच्छा खासा डिस्टेंस है, पहले इतना डिस्टेंस था, अब इतना डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से जब जाएगा यहाँ पर तो उसको वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी कि उसको आराम से हम क्रूज फेज में डाल करके यहाँ तक L1 पॉइंट तक भेज सकते हैं। हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल जो पुल है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्बिट रेजिंग एक्सरसाइज। यहाँ पर मैन्यूवरिंग करते हैं। मैन्यूवरिंग में क्या होता है कि उसको अलग अलग एंगल दे करके धीरे धीरे हम लोग इसको खींच करके इधर लाते हैं। यहाँ से जब जाता है तो यहाँ पर इसको स्पीड ज़्यादा मिलती है। ये हालो ऑर्बिट में चूँकि यहाँ पे कोई मास नहीं है, यहाँ पे इमेजिनरी एक पॉइंट है ये सिर्फ, तो इसलिए इसको यहाँ पर इस हालो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। ये नियर सर्कुलर, ये सर्कुलर क्यों नहीं है? सर्कुलर इसीलिए नहीं है, देखिए यहाँ पर हम तो पृथ्वी का और सूरज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है न्यूट्रलाइज करके यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट को, लेकिन बाकी के ऑब्जेक्ट है ना वो भी तो प्रभाव लगाएंगे। तो इसलिए इसको बीच बीच में ऐसे छोड़ नहीं देंगे, बीच में इसको मैन्यूवरिंग करने पड़ेगी इस ऑर्बिट में इसको घुमाने के लिए। यहाँ पर देखिए इस चीज़ को, पिक्चर को देख करके ये भ्रम नहीं पालना है कि हम सूरज पृथ्वी के बीच में जा रहे हैं। सूरज पृथ्वी के बीच में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मतलब यहाँ पर 15 करोड़ किलोमीटर है। हम जा कितनी दूर पर रहे हैं? 1.5 मिलियन, मतलब 1% डिस्टेंस को हम केवल ट्रेवल कर रहे हैं। L1 पॉइंट पे जा रहे हैं। L1 पॉइंट से एक हालो ऑर्बिट में रह करके और ऑब्जर्वेशन का काम किया जाएगा, स्टडी का काम किया जाएगा, जो इन सिटू एक्सपेरिमेंट है उसको किया जाएगा। तो ये हो गया, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। 127 दिन लगेगा, ये 15 मिलियन है, यहाँ पे क्रूज फेस है, हालो ऑर्बिट। L1 पर लाग्रेंज पॉइंट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये लाग्रेंज पॉइंट है ना, ये 5 हैं, पृथ्वी और सूरज के बीच में 5 लाग्रेंज पॉइंट हैं। तो यहाँ से देखिए ये L1 पॉइंट है, L2 है, L3 है, ये हैं तीनों L1, L2, L3। इसको बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन है, ये अनस्टेबल वाले हैं। और L4, L5 हैं, ये स्टेबल वाले हैं। स्टेबल अनस्टेबल अभी समझाता हूँ। अब देखिए एक ये पोल है, एक बॉल को हम यहाँ पे रखते हैं इसके जगह पे, एक यहाँ पे रख रहे हैं। देखिए इसको हम थोड़ा सा भी इसको डिस्टर्ब करेंगे ना तो ये गिर जाएगा, लेकिन देखिए इसको अगर थोड़ा डिस्टर्ब किए ना, यहाँ पर किए तो फिर से लुढ़क के आ जाएगा, इधर किए फिर से लुढ़क के आ जाएगा, इधर किए फिर से लुढ़क के आ जाएगा। तो ये क्या है? ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो गया अनस्टेबल। तो हम अनस्टेबल वाले पे क्यों जा रहे हैं? अनस्टेबल पे इसलिए जा रहे हैं, ये स्टेबल वाले की प्रॉब्लम हम पहले समझते हैं। यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब इसको अच्छा खासा एरिया है जहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट रह सकता है और वहाँ पे आराम से रहेगा, उसको ना पृथ्वी खींचेगी ना सूरज खींचेगा अपनी तरफ। तो इस वजह से जो स्पेस में जितने भी आवारा जो पिंड इधर उधर घूमते रहते हैं, वो सारे इधर से कोई इधर उधर घूमता घूमता आया, इस जगह पे आ गया, तो इसके बाद से चूँकि स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इस जगह पे जमावड़ा हो गया है बहुत सारे फॉरेन ऑब्जेक्ट्स का, डेब्रिज वगैरह जितनी होती हैं, धूल मिट्टी जो भी चीज़ होता है यहाँ पर उसका जमावड़ा है। अगर हम अपना मॉड्यूल यहाँ पे भेजेंगे ना, तो यहाँ पे भेजने के बाद से उसको उन पिंडों से टकरा करके और डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इसलिए हम चौथे और 5वें पर नहीं जाते हैं। तीसरा पे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि बहुत
दूरी पे है। और चूंकि हमको सन का स्टडी करना है तो सन के सामने 3 से 60 दिन रहना हमारे लिए डिजायरेबल है, तो इसलिए हम इस L1 पॉइंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। L2 को इसलिए नहीं क्योंकि L2 में जाएंगे तो सन पृथ्वी के पीछे छुप जाएगा, तो हम जब सन दिखेगा नहीं तो हम उसका स्टडी क्या करेंगे। तो ये हो गया इसके L1 को सिलेक्ट करने का लॉजिक। L2 पॉइंट पे जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, अब तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है, उसको L2 पे प्लेस किया गया है, नासा का ही। तो इसको इसलिए यहाँ पे प्लेस किया गया, उसको बनाया गया है डीप स्पेस का अध्ययन करने के लिए, सूरज का अध्ययन करने के लिए। तो परफेक्ट है क्योंकि सूरज इसके पीछे छिप जाता है, तो सूरज इसको ब्लाइंड, अगर इसके सामने रहता तो इसको ब्लाइंड, सूरज के सामने दूसरा कुछ दिखता ही नहीं, तो इसको ब्लाइंड लगभग कर देता। तो स्पेस जो ऑब्जर्वेशन का काम है यहाँ से परफेक्टली हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा का यहाँ पे प्लेस किया गया है। और ये हमारे लिए परफेक्ट है। यहाँ से L1 पॉइंट से इस डिस्टेंस को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कि हम इसके बीच में गए, बीच में नहीं गए हैं हम। सिर्फ अगर सूरज और पृथ्वी के बीच का 100 कदम की दूरी है ना, तो हम सिर्फ 1 कदम चले हैं, सिर्फ 1% डिस्टेंस इधर से चले हैं। और इसको यहीं से हम, ये सेफ डिस्टेंस है क्योंकि ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो इसके उसमें इसके हीट के कारण हम यहाँ पे उसको झेल नहीं पाएंगे। तो ये हमारे लिए सेफ डिस्टेंस है L1 पॉइंट, यहाँ से हम इसका स्टडी करेंगे। अब सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये सोलर सिस्टम में जो सूरज है ना, तो 99.98 से 99.99% समझ सकते हैं, 99.98 से 99.99% जितना मास है सोलर सिस्टम का, वो सारा है सूरज के पास में। आप समझ सकते हैं, मतलब सब कुछ सूरज ही है, 99.99 बहुत होता है। अब देखिए ये जितने ऑब्जेक्ट प्लेनेट हैं जो इसका चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे है बुध है, ये शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। जो प्लूटो था उसको अब हम जो ग्रह नहीं मानते हैं क्योंकि वो उसकी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है। तो देखिए ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहलाते हैं, हाँ? और ये वाले होते हैं, इसको जोवियन प्लेनेट बोलते हैं। तो हम आपको मास यहाँ पे कंपेयर करा रहे हैं क्योंकि आप जो देख रहे थे जो सूरज और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है, तो L1 पॉइंट आ जाता है कितनी, सिर्फ 1% डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं तो L1 पॉइंट आ जाता है, जहाँ तक इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए क्योंककि इसके पास में मास ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। सोलर सिस्टम का टोटल मास का 99.98 से 99.99%। अब इसमें कोई भी मानिए, ये भी मान लीजिए तो 0.2% में सारे प्लेनेट आ जाते हैं। और इन प्लेनेट्स में भी ना ये बड़े बड़े प्लेनेट्स हैं, ये तो छोटे हैं ना, ये बड़े बड़े हैं, जो जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस, नेपच्यून हो गया, ये बड़े बड़े प्लेनेट्स हैं। तो ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के पास में मास इनके कंपैरिजन में भी बहुत कम है, इनके कंपैरिजन में मास बहुत कम है, इससे तुलना तो दूर की बात है। अब पृथ्वी का साइज देखिए, अगर इसको कंपेयर करना है तो इतना बड़ा है ना कि 13 मिलियन जो पृथ्वी है, 13 मिलियन मतलब नहीं, 13 मिलियन 1.3 मिलियन, 1.3 मिलियन है, मतलब 13 लाख धरती इसमें समा जाएंगी सूरज में। सूरज इतना बड़ा है कि 13 लाख 1.3 मिलियन अर्थ इसमें समा जाएंगी। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि इसका जो L1 पॉइंट इसके नजदीक कितना क्यों है। अब इसकी टेम्परेचर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो ये आउटर टेम्परेचर की बात है, ये जो विजिबल होता है ना, जो हम लोग को जो दिख रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के जस्ट बाद होता है एक हल्का सा लेयर होता है क्रोमोस्फीयर का। और जो चीज़ हमको जनरली नहीं दिखता है
ये कब दिखता है, कोरोना कब दिखता है, जब ये सूरज पृथ्वी से, यहाँ पे सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है ना, तो वो सूरज ढक जाता है। जैसे ढक जाता है ना, तो देखिए ये हल्का हल्का व्हाइटिश वाला एरिया दिख रहा है ना, ये है क्रोमोस्फेयर, ये है कोरोना। ये जो आभा दिख रहा है रेडिश कलर का, ये है कोरोना, ठीक ना। आप इसको देखिए, ये सबसे पहले फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, उसके बाद से कोरोना आता है। इसका एक एनिमेशन देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो है सूरज। सूरज से ही सब कुछ चलता है। जितने प्लैनेट्स हैं उनको एनर्जी वगैरह जो भी मिलनी होती है वो सूरज से मिलती है। जो आउटर स्फीयर है, आउटर यहाँ पर देख रही फोटोस्फीयर जो हम लोग देखते हैं, जो पतली सी लेयर है क्रोमोस्फीयर है, और कोरोना है। जो कोरोना का टेम्परेचर है ना, कोरोना का टेम्परेचर यहाँ पे देखिए, फोटोस्फीयर का यहाँ पे लगभग 5500, कोरोना का 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 1 से 3 मिलियन केल्विन टेम्परेचर, केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी मान लीजिए, इतना ज़्यादा है कि उसमें 273 प्लस माइनस करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम थोड़ा अंदर का भी देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये जो कोर है ना, जो सूरज का जो सबसे अंदर वाला जो लेयर है ना, हिस्सा है, उसको बोलते हैं कोर। यहाँ का टेम्परेचर होता है 16 मिलियन डिग्री, आप सेंटीग्रेड बोलिए या केल्विन बोलिए, कुछ भी बोलिए, इतना है 16 मिलियन, यहाँ पर 16 मिलियन है। उसके बाद वाला जो ये हिस्सा है ना, ये होता है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन क्यों? क्योंकि यहाँ रेडिएशन के द्वारा हीट बाहर जा रहा है। जब हीट यहाँ पे रेडिएशन के द्वारा बाहर जा रहा हो तो उसको रेडिएटिव जोन बोलते हैं। और ये है कन्वेक्शन जोन। ये क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन के थ्रू यहाँ पे जो हीट है बाहर निकल रहा है। ये प्रोमिनेंस है, इसको बाद में हम बताएंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इसका जो ये मटेरियल है, प्लाज्मा है, ये इसके साथ में बाहर निकल रहा है। ये रेडियस लाल, मतलब इस रेडिस अपीयरेंस इसका आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रोमिनेंस। ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, जो जनरली हमको दिखता नहीं है, दिखता तो यहीं चमकने वाला हिस्सा ज़्यादा दिखता है, इसको बोलते हैं कोरोना। ये फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, इसके बारे में बताएं। इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अब देखिए। हम आखिर क्यों पढ़ना चाहते हैं सूरज को? सूरज की जो ये अंदर वाला कोर वाला हिस्सा है, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन का घटना होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, वहाँ का टेम्परेचर है 16 मिलियन। और जो इसके फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर का टेम्परेचर है, धीरे धीरे यहाँ पे टेम्परेचर घट जा रहा है। जैसे क्रोमोस्फीयर है, उसके बाहर वाला पतला सा लेयर, वहाँ पर 10,000 आ रहा है। लेकिन ये कोरोना है, कोरोना का टेम्परेचर 1 मिलियन से 3 मिलियन तक पहुँचता है। ये 1 मिलियन से, ये जो कोरोना होता है ना, ये कोरोना दिख रहा है, 1 मिलियन से 3 मिलियन तक इसका टेम्परेचर होता है। इसका कोरोना का टेम्परेचर, अब देखिए, चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर 16 मिलियन है, यहाँ से धीरे 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 आने के बाद से यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जा रहा है? 6,000, ओनली 6,000 केल्विन। थोड़ा सा टेम्परेचर फिर अब बढ़ने लगता है, 10,000 क्रोमोस्फीयर का हो जाता है। और कोरोना का टेम्परेचर 1 से 3 मिलियन क्यों होता है? इतना टेम्परेचर बढ़ क्यों जाता है? यहाँ पे कौन सी घटना होती है? ये पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में ये कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। ये मेन कंसर्न यही हमारा स्टडी का पर्पस है कि ये टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पे क्या आखिर क्या होता है। ये प्रोमिनेंस है, चूँकि यहाँ यही का मटेरियल इधर जाता है, जो क्रोमोस्फीयर वगैरह का, तो इसका भी टेम्परेचर कितना रहता है? 10,000 केल्विन। अब हम चूँकि नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद से कोई इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर घटना है तो है मैग्नेटिक फील्ड का। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को हम थोड़ा हल्का ब्रीफली समझेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग महसूस करते हैं। कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तो वो उस फोर्स को महसूस करेगा, ठीक ना।
और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आता है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आता है, ये आता है या तो परमानेंट मैग्नेट हो या मूविंग चार्ज। जो मूविंग चार्ज है या तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, या मैग्नेट, कोई मैग्नेट है तो उसके पास में होता है मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट्स हैं वो उनका अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं कि जो मटेरियल होता है ना मैग्नेटाइज होता है, जैसे फेरोमैग्नेटिक जितने मटेरियल होते हैं, जितने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, अगर वो मैग्नेटाइज हो जाएं, उनके जो उसके जो क्रिस्टल्स वगैरह हैं उसको अच्छा एक अलाइनमेंट अच्छा दे दिया जाए नॉर्थ साउथ में पोल में, अगर वो मैग्नेटाइज हो गए तो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, जैसे फेरस है, लोहा है, निकेल है, तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। और जैसे परमानेंट मैग्नेट बन गए तो अपना फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फोर्स महसूस किया जा सकता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि लोहे का ये बुरादा है, क्योंकि लोहा और निकेल ऐसे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है। जैसे यहाँ पर एक इकट्ठा करके यहाँ पर रख दीजिए इसको, और जैसे मैग्नेट लाइएगा ना ये इस लाइन में, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, जिस लाइंस में इसका अलाइनमेंट हो रहा है ना इस लाइन में आ जाएंगे, ये दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर कोई मूविंग चार्ज इसके पास में, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस, कोई मूविंग चार्ज है अगर मैग्नेटिक फील्ड के पास में आ रहा है ना, तो मूविंग चार्ज के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करता है। वो फोर्स क्या होता है, उस चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए कि ये कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो इसका डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया, तो इसमें इसको लग सकता है फोर्स, ऊपर जाए नीचे जाए, तो इसके ऊपर फोर्स लगता है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है ना तो उसको फोर्स लगा के उसको यहीं से रिपील कर देता है, हटा देता है, इसके अंदर नहीं जाने देता है। अब देखिए, चूंकि धरती का जो कोर है ना, ये अंदर धरती में, उसको देखिए धरती का अगर इसको स्लाइस काटेंगे ना तो सबसे अंदर होता है कोर, उसके बाद से होता है मेंटल, उसके बाद से आता है क्रस्ट, पतला सा लेयर। तो जो कोर है ना, कोर में फेरस और निकेल, निकेल और फेरस मतलब लोहा और निकेल यहाँ पे मोल्टेन स्टेज में है। चूंकि ये धरती रोटेट करती है, धरती यहाँ पे रोटेट करती है, रोटेट करने के बाद से ये जो मोल्टेन मेटल है ये भी रोटेट करते हैं। चूंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, ये मैग्नेट के जैसे काम करते हैं और अपना मैग्नेटिक फील्ड, ये देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट करते हैं। आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से है, एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल काम करता है वैसे। तो इसका देख लिए आप, धरती का मैग्नेटिक फील्ड, आप समझ लिए कि धरती के पास में मैग्नेटिक फील्ड है। वो क्यों आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि धरती के पास में जो उसका जो कोर है वो उसके मूवमेंट के साथ में जैसे रोटेट करती है, कोर भी रोटेट करता है। चूंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है इसलिए वहाँ पर मैग्नेटिक का इफेक्ट आता है। अब आप देखिए सूरज का मैग्नेटिक फील्ड, ये देख रहे हैं ना, ये एक दूसरे में घुसी हुई हैं। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सूरज भी रोटेट कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पे आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हम सूरज के अंदर होने वाली थोड़ी घटनाओं को देखते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है इसके कोर में। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो सूरज के पास जो ऊष्मा मिलती है उसका मेन सोर्स यही है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन आता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं
वो जा कर के मिल के और हीलियम बनाते हैं। हाइड्रोजन चूँकि लाइटर है और हीलियम वो हेवियर है, तो जो छोटे परमाणु मिल करके और बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हीट निकल रहा है, ये वाला रेडिएटिव जोन दिखा रहा है, ये कन्वेक्शन, ये देख रहे हैं ना आप, लूप देख लीजिए, ये लूप के द्वारा यहाँ पे कन्वेक्शन ये चलता है तो हीट बाहर आता है, हीट बाहर आता है। चूँकि अब ये सूरज जो है ये रोटेट भी करता है, रोटेट करता है, तो इसके रोटेशन की वजह से इसमें क्या आता है, चूँकि ये प्लाज्मा है, इतना हीट है यहाँ पे कि यहाँ पे जो एटम्स हैं आयोनाइट रहते हैं। जो मैटर का चौथा स्टेज होता है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, चौथा स्टेज जो होता है प्लाज्मा। देखिए ये इसका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ पर एक बड़ा हो गया, उलझ गया, अब ये रिट्रीट नहीं कर सकता, अंदर नहीं जा सकता है, तो ये लूप टूटता है और अब ट्रेवल करता है। ये है कोरोनल मास इजेक्शन, देखिए यहाँ पे कोलैप्स करने के। अब जैसे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का जो लूप टूटा, अपने साथ में वो प्लाज्मा को लेकर के और बाहर निकलता है। देखिए ये सोलर सिस्टम है हमारा, तो ये निकल रहा है यहाँ पे, ये इसका साइज देख, ये साइज बहुत बड़ा होता है, पृथ्वी के छोटा सा टुकड़ा भी पृथ्वी से बहुत बड़ा होता है। ये है मरकरी, बुध, बुध के पास में अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसको सीधा इसको पार कर गया, कोई यहाँ पर असिस्टेंस नहीं आया। अगर आता है यहाँ पे, ये है आपको शुक्र है, वीनस, वीनस है यहाँ पे शुक्र, इसके पास भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये भी इसको कोई रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है, कोई रुकावट नहीं दिखाता है। अब देखिए इसके बाद से तीसरे नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी। अगर इससे ये टकराता है तो देखिए हमारी पृथ्वी के पास में चूंकि ये रिवॉल्व कर रही है, यहाँ पे रोटेट इसका हो रहा है रोटेशन, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए यहाँ पे, देखिए ये प्लाज्मा इसके साथ आ रहा है मैग्नेटिक इसके फील्ड के साथ में, तो प्लाज्मा यहाँ पे ये चूंकि अगर पावरफुल रहेगा तो इसको किल करेगा, इसके लूप को किल करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बचा रही है। अगर बहुत पावरफुल है ना तभी ये इसको पूरा तोड़ पाएगा। देखिए यहाँ पे इसके जो प्लाज्मा है ना इसके सरफेस पे नहीं आया, यहाँ से ये जैसे लूप टूटा तो ये जब थोड़ा सा बचता है, तो अब इधर का, इधर दोनों तरफ तो इसको मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं इसको घटना को, और नीचे वाले को ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस बोलते हैं। ये देखिए बादलों में दिखते हैं, ये जो बादल होते हैं नॉर्थ पोल पे हमारी धरती के, ऐसे देखिए ऐसे ऐसे रंगीन बादल दिखते हैं। और देखिए ये है कैरिंगटन इवेंट, जब अगर देखिए ये देख रहे हैं ना, अगर ज़्यादा बहुत प्रभावशाली, बहुत अगर पावरफुल आता है ना कोई मैग्नेटिक फील्ड सूरज का, तो ये इसको पृथ्वी झेल नहीं पाती है, यहाँ तक पहुँच जाता है। इसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। इसका मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के सतह तक आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। अब हम थोड़ी टर्मिनोलॉजीज को जान लेते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी को जानेंगे तो आगे हम अपनी मिशन जो उसको समझाएंगे तो उसमें आसानी रहेगी। पहला है सोलर एक्टिविटी। ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए आप इसका, सूरज का, ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरमिंगल्ड है, आपस में एक दूसरे में घुसे हुए हैं। सारी घटनाओं के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है। न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद से अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट घटना है तो है मैग्नेटिक फील्ड का। तो सन के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो वेरिएबल है, ये इधर उधर इसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, ये फ्लक्चुएट करते रहता है। तो जैसे जैसे फ्लक्चुएट करता है ना वैसे वैसे इससे संबंधित बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे सोलर फ्लेयर है, हाई स्पीड सोलर विंड है, सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स ये निकलते हैं इससे। सारी चीज़ों का जितने घटनाएं होती हैं ना सबके पीछे इसका हाथ होता है, इसके सोलर मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसलिए इसको ज़्यादा जानना जरूरी है। तो स्टडी हम लोग करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो भी स्पेस मिशन भेजे जा रहे हैं उसका पर्पस है कि हम इस चीज़ को स्टडी कर पाएँ कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इतने फ्लक्चुएट क्यों करते हैं, इतने वेरिएबल क्यों हैं। अब और घटनाओं को जानते हैं। सोलर फ्लेयर क्या होता है?
ये सोलर फ्लेयर देखिए, ये सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट, ये देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं सोलर फ्लेयर। तो सोलर फ्लेयर आर इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन कमिंग फ्रॉम रिलीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। अभी हमने बताया आपको कि सूरज के पास में जितनी घटनाएं होती हैं, लगभग हर घटना में आपको मैग्नेटिक फील्ड का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। अब ये क्या है, जो ये रेडिएशन जो आता है ना सूरज यहाँ पे किसी किसी जगह पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड इतनी अगर प्रभावशाली तरीके से एक जगह, अगर जो यहाँ का प्लाज्मा है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर उनको एक जगह इतना कंडेंस कर दे कि यहाँ पर ऐसे ब्राइट स्पॉट बन जाए, तो उसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर। इसके पीछे कारण किसका है? कारण इसके पीछे है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर इतना डेंसिटी बढ़ा देता है प्लाज्मा का, चार्ज पार्टिकल का, कि यहाँ पर सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट हो जाता है पूरे सोलर सिस्टम में। जो अगर कोई मोस्ट एक्सप्लोसिव इवेंट होता है ना, सबसे लार्जेस्ट, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो जो कोर होता है सूरज का, वहाँ का टेम्परेचर होता है 15 मिलियन केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसका जो सोलर फ्लेयर आता है ना, इसका इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर आ जाता है। इसका टेम्परेचर आपको 20 मिलियन भी मिल जाएगा, इतना ज़्यादा तक टेम्परेचर आता है। अब इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना ये शाइनिंग, इतना ब्राइट स्पॉट कैसे बनता है। हमने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इतना प्रभावशाली तरीके से एक जगह कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो यहाँ पर ये ब्राइट स्पॉट बन जाता है। पहला रीज़न ये हो गया, ठीक ना। और दूसरा रीज़न है, ये जो पार्टिकल्स हैं ना, चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर एक्सेलरेटेड रहते हैं। ये आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एटम है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। अब चूंकि ये पार्टिकल जो है एक्सेलरेट कर रही हैं, इतना टेम्परेचर है सूरज के पास में कि एक आयन बने हुए हैं, चार्ज पार्टिकल बने हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई आयन जाके इससे टकराए, इस इलेक्ट्रॉन को इसने इधर से उड़ा दिया, यहाँ से उड़ा दिया, अब क्या होगा? ये न्यूक्लियस है इसका। तो ये जो आउटर ऑर्बिट है ना, आउटर ऑर्बिट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ पे, अगर वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट, किसी चार्ज पार्टिकल ने इसको यहाँ पे मारा है, हेवियर कोई भी हेवियर पार्टिकल है, इसको यहाँ पे धक्का देके इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया है इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पे वैकेंसी हुई तो ये यहाँ पे जंप करेगा। तो जैसे जंप करेगा ना, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कितना? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये भी एक फैक्टर है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर कंसंट्रेशन तो एकदम बढ़ ही जाता है। और दूसरा, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है तो जो हेवियर पार्टिकल होते हैं वो किसी इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कि यहाँ से धक्का मार के हटा दिए, जैसे ये लोअर ऑर्बिट में जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो इसीलिए ये टेम्परेचर इतना पहुँचने का कारण ये भी है एक, ठीक ना। सोलर प्रोमिनेंस क्या होता है, ये आप देखिए, ये आपका सोलर सरफेस है। तो जब आपका जो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जब आउटवर्ड जाता है ना, तो ये इरप्शन होता है प्लाज्मा का, प्लाज्मा भी इसके साथ जाता है, क्योंकि ये भी चार्ज पार्टिकल है। तो इसके साथ में जो ये प्लाज्मा जाता है ना, तो जो ये ब्राइट स्पॉट जो दिख रहा है, रेडिश ब्राइट स्पॉट, इसी को बोलते हैं सोलर प्रोमिनेंस। और ये क्यों होता है? ये चूंकि यहाँ पे ये जो लूप बनता है, इसमें प्लाज्मा होता है।
ये रेड ग्लोइंग इसलिए कर रहा है क्योंकि प्लाज्मा को ये कैरी कर रहा है। इसके पीछे वाले में एक चीज़ हम आपको मिस कर गए यहाँ पे बताना, यहाँ पे जो रेडिएशन होता है ना, इंटेंस जो रेडिएशन होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है? यहाँ पे बढ़ने का कारण एक तो बता दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एक दूसरा कारण है जैसे जो इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का इंटेंस एक बर्स्टिंग होती है तो इससे भी एनर्जी निकलती है। ये फोटोन निकलता है, इज इक्वल टू एच म्यू होता है, इज इक्वल टू एच म्यू। ये फ्रीक्वेंसी है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये रेडिएशन जैसे आता है ना, तो रेडिएशन के द्वारा जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतने ज़्यादा फोटोन रिलीज होंगे। इसको एनर्जी जो निकलती है उसको फोटोन बोलते हैं। तो जो ये एनर्जी निकलती है ना, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने का एक कारण है कि ये रेडिएशन के थ्रू इंटेंस बर्स्ट ऑफ, मतलब बिल्कुल कंसंट्रेटेड रेडिएशन के कारण यहाँ पे बहुत सारे फोटॉन्स एनर्जी रिलीज करते हैं, इज इक्वल टू एच म्यू आता है। तो आप देख सकते हैं इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ये इसको बता दिए। ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज हाइड्रोजन और हीलियम। चूँकि यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, सारे चार्ज रहते हैं। किसी का इलेक्ट्रॉन इधर से भागा रहता है, किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन घुसा रहता है, ठीक ना। तो ये प्लाज्मा है मैटर का चौथा स्टेज। जैसे मैटर का होता है सॉलिड एक स्टेट, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है, ये मैटर के स्टेट। ऐसे ही एक चौथा आता है प्लाज्मा, जिसमें ये कोई मैटर होता है वो चार्ज पार्टिकल के रूप में रहता है, प्लस माइनस, ठीक ना। कोई मान लीजिए कोई एटम है, यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन इससे निकलता है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, कोई एक्स वाई जो भी हो, तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक ना। तो ये टेम्परेचर की वजह से क्या होते हैं, ये डिसोसिएट कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज वाले नेगेटिव चार्ज वाले अलग अलग हो जाते हैं। तो ये प्लाज्मा चौथा स्टेज है। और ये जो सोलर प्रोमिनेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? जो मैग्नेटिक फील्ड है सूरज का, उसके कारण। अब आते हैं कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में। कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? इसको शॉर्ट में बोलते हैं CME, आउटर सोलर एटमॉस्फेयर ऑफ सन स्ट्रक्चर बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आप देख रहे हैं जो ये आपको इसका सरफेस है, यहाँ पर जो भी आपको स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ आपको बन रहा है, चाहे सोलर प्रोमिनेंस बने, चाहे कुछ भी बने, सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए कि है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का अपना प्रभाव है। तो जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा को यहाँ पे कंसंट्रेट करके रख रहा है, प्लाज्मा को यहाँ पे कंसंट्रेट करके रख रहा है। लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कभी कोलैप्स करता है। जैसे ये कोलैप्स किया ना, ये कंसंट्रेट करके दबा दबा के रखा है यहाँ पे। जैसे हम सिलेंडर में गैस भरा के रखते हैं, सिलेंडर किसी वजह से फटता है तो सारा गैस फैल जाता है, वैसे ही तो ये क्या हो गया, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोलैप्स किया तो ये बर्स्ट कर जाते हैं, बाहर निकलते हैं बहुत फोर्स के साथ में। इसी को बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। चूँकि ये प्लाज्मा को अपने साथ में लेके निकलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत बड़ी हो गई, अब वो रिट्रीट करके अंदर नहीं जा सकती है, वो टूटती है, अपने साथ में प्लाज्मा को लेकर के भी जाती है। इस चीज़ को बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। अगर इसके साथ में यहाँ पे प्लाज्मा को लेकर के कोई मैग्नेटिक फील्ड टूटता है या कोलैप्स करता है तो वो उसको लेके जाता है। अगर कोलैप्स करता है तो वहाँ पे क्या बनता है? सनस्पॉट। जैसे वहाँ पे कोलैप्स किया तो प्लाज्मा वहाँ का भाग जाएगा, वहाँ से भागेगा तो वहाँ पर आपको
थोड़ा कम टेम्परेचर दिखेगा, उतना ज़्यादा ब्राइट स्पॉट नहीं दिखेगा। जैसे हटेगा तो थोड़ा उसको आपको डिम दिखेगा। टेम्परेचर तो उसको अभी भी ज़्यादा रहता है, बहुत हज़ारों किलोमीटर में हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है। टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता है, वो मुश्किल से घटते घटते आता है, 4000 से कम नहीं आता है। तो उसको बोलते हैं सन स्पॉट। जहाँ से कोलैप्स किया उसको सन स्पॉट बोलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के कोलैप्स की वजह से या इसके टूटने की वजह से जो प्लाज्मा बाहर निकलता है और स्पेस में ट्रेवल करने लगता है, उसी को बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, CME। कन्फाइंड सोलर एटमॉस्फेयर में रहता है चूंकि ये प्लाज्मा, और सडनली जैसे ही निकलता है तो जो प्लाज्मा का जो बबल है वो बाहर निकल जाता है। अब ये जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा होगा, छोटा नहीं, इसमें छोटे छोटे भी होते हैं ना, पृथ्वी के साइज से बड़े हैं। क्योंकि आपको बताएं ही कंपेरिजन के लिए कि सूरज का साइज क्या है। सूरज का साइज बहुत बड़ा, कि उसके छींटे वहाँ से उड़ते हैं ना, तो वो छींटे भी पृथ्वी के साइज से बड़े होते हैं। जो CME होता है ना, कोरोनल मास इजेक्शन, ये बिलियन ऑफ टॉन्स में मैटर को, मतलब प्लाज्मा को अपने साथ में कैरी करता है। और ये प्लाज्मा बहुत तेज रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल करता है। ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है इसकी। मिलियंस मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ये मिलियंस में होता है। 20 लाख 30 लाख किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकलता है। अगर बीच में कोई प्लेनेट आ गया तो उसको तबाह कर देता है, क्योंकि इसके साथ में होता है प्लाज्मा, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ। और बहुत पावरफुल हुआ अगर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को किल करना चालू कर दिया, जैसे प्याज का एक एक परत निकलता है, तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म देखने को आपको मिल सकता है। ये सारे प्लाज्मा होते हैं जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुस सकते हैं। अब देखिए, जो कोरोनल मास इजेक्शन है ये इंडिपेंडेंटली हो सकता है कोलैप्स के कारण, जो मैग्नेटिक फील्ड का, और ये जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं ना, वो उसके साथ में मिलकर उसको और डेडली बना सकता है। ये कोरोनल होल्स क्या होती हैं? कोरोनल होल है, ये जो कोरोना है ना, तो कोरोना में कहीं ज़्यादा दिख रहा है आपको प्लाज्मा, कहीं कम दिख रहा है, तो जहाँ पर कम होता है उसको बोलते हैं कोरोनल होल, ठीक ना। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है? अभी आपको पता है कि अगर कोई प्रभावशाली, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टूटता है सूरज का, अपने साथ में प्लाज्मा कैरी करता है जो चार्ज पार्टिकल्स से भरा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर आया, हम आपको बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल उसको अप्रोच कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर में फोर्स लगता है। लेकिन इसकी भी एक कैपेसिटी, चूंकि धरती खुद छोटी है बहुत, इसकी भी एक कैपेसिटी, अगर उसको किल करने लगे, किल करके यहाँ तक अगर सरफेस तक पहुँच गया तो जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मटेरियल है, चार्ज पार्टिकल है, इस पृथ्वी के सरफेस तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो उनका मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहलाता है। और सन स्पॉट क्या है? सन स्पॉट देखिए, ये सूरज के ऊपर डार्क स्पॉट होता है। जो सोलर जो सरफेस होता है उसके ऊपर डार्क स्पॉट है। डार्क स्पॉट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोलैप्स कर गया है। यहाँ से प्लाज्मा है वो कहीं दूसरे जगह चला गया है, तो इसका रिलेटिवली टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि ठंडा हो गया, ठंडा नहीं होता है, इसका टेम्परेचर तभी भी बहुत होता है। अगर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का है तो यहाँ का आपको 4000 से कम नहीं दिखेगा, बहुत घटेगा तो इतना ही घटेगा। तो ये जो टेम्परेचर रिलेटिवली जो कूल होता है इसलिए डार्क दिखता है, तो इसको बोलते हैं सन स्पॉट। सन स्पॉट का साइज क्या होता है? इस पृथ्वी के साइज के बराबर बराबर सन स्पॉट, क्योंकि सूरज का साइज बहुत बड़ा है इसलिए जो इसके सन स्पॉट होते हैं इनकी साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं। और सोलर वेरिएशन ऑफ एक्टिविटी टू लो एक्टिविटी, जब सूरज के ऊपर
बहुत सारी एक्टिविटी होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की, बार बार वो मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा एक्टिव रहता है तो ज़्यादा कोरोनल मास इजेक्शन करता है, यहाँ पे ज़्यादा बर्स्टिंग होती है। सन स्पॉट होने का मतलब है कि सोलर ज़्यादा एक्टिव है और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से उसके मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहे हैं, बार बार कोलैप्स कर रहे हैं, सन स्पॉट बन रहा है। तो ये चीज़ दिखाता है कि उसकी एक्टिविटी क्या है। जो सोलर साइकिल और सन स्पॉट साइकिल होता है ये आता है, इसका एवरेज टाइम होता है 11 साल का। 11 साल का मतलब कि अगर सूरज पे एक्टिविटी सन स्पॉट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है से बन रहा है कि बीच का जो टाइम होता है 11 साल का होता है। मतलब अगर वो लो एक्टिविटी अगर आज के डेट में है 2023 में, अगर उसके पास में मान लीजिए कि 2023 में उसके पास में कोई सोलर एक्टिविटी नहीं है, तो आज से 11 साल के बाद से वहाँ पर मैक्सिमम सोलर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो सोलर साइकिल है, सन स्पॉट साइकिल है, ये इसका पीरियड होता है 11 साल का। सोलर मैक्सिमा या सोलर मैक्सिमम या सोलर मिनिमा या सोलर मिनिमम, ये क्या होता है? जब सन स्पॉट सोलर मैक्सिमा कब आता है? जब हाईएस्ट सोलर एक्टिविटी देखने को मिले। हाईएस्ट जैसे सन एक्टिविटी वहाँ पर रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेंगे, जो वहाँ का कोरोनल मास इजेक्शन होगा। कोरोनल मास इजेक्शन होगा तो वहाँ से प्लाज्मा हटेगा, बाहर जाएगा, तो वहाँ पर रिलेटिवली डार्क स्पॉट देखने को मिलेगा। तो सोलर एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, कोरोनल मास इजेक्शन उतना ज़्यादा होगा, तो सन स्पॉट वहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलेंगे। तो सोलर मैक्सिमा में क्या होता है? सन स्पॉट हाईएस्ट देखने को मिलते हैं, एक दिन में 100 आपको सन स्पॉट देखने को मिल जाएंगे। इसका स्पेस वेदर पे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ से प्लाज्मा आता है ना, स्पेस में प्लाज्मा ट्रेवल करता है तो उसको बहुत प्रभावित करता है। यहाँ पर सेवरल हंड्रेड सन स्पॉट एनी डे मिल जाएंगे जब सोलर मैक्सिमा हो। सोलर मैक्सिमा कब होगा? जब सोलर एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, जब कोलैप्स जो मैग्नेटिक फील्ड है मैक्सिमम उनका कोलैप्स होगा, मैक्सिमम वहाँ से प्लाज्मा बाहर निकलेगा। और सोलर मिनिमा कब होगा? जब सूरज एकदम शांत रहेगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम शांत रहेंगे। जब सोलर मिनिमा होता है तो ऐसा देखने को मिलता है कि कई कई दिन तक कोई सन स्पॉट देखने को नहीं मिला। सन स्पॉट क्यों देखने को नहीं मिला? क्योंकि कोरोनल मास इजेक्शन नहीं हुआ, वहाँ से प्लाज्मा बाहर नहीं निकला। प्लाज्मा बाहर नहीं निकलेगा तो सब जगह एक ही जैसा दिखेगा, ब्राइट ब्राइट दिखेगा। स्पेस वेदर को क्या, इसका क्या कंसेप्ट है? देखिए, जब हमारे जो यह धरती है, धरती के आसपास यहाँ पर कंडीशंस क्या हैं, उनमें क्या डायनेमिक्स हो रही है, क्या चेंजेज हो रहे हैं वहाँ पे, उसी चीज़ को बोलते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है। वेदर इसके हिसाब से देखते हैं कि सूरज से वहाँ से किस तरीके का यहाँ से मैटर आ रहा है, जो चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो उनकी इंटेंसिटी कितनी है, कितने वो प्रभाव हमारे ऊपर डाल सकते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं सोलर। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि मौसम कैसा है, टेम्परेचर कितना है, कम है कि ज़्यादा है, बारिश होगी, सूरज निकला है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें क्या हम लोग का वेदर डिसाइड करती हैं। वैसे ही जो स्पेस वेदर होता है ना, तो स्पेस वेदर के लिए हम ये लोग नहीं देखते हैं कि बारिश हो रहा है कि नहीं, टेम्परेचर कितना है कितना नहीं, वहाँ पर देखते हैं कि सोलर से जो प्लाज्मा बाहर आ रहा है, स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, वो कितना आ रहा है, चार्ज पार्टिकल कितने यहाँ तक आ रहे हैं, ये कोई बड़े आ रहे हैं कि छोटे आ रहे हैं, उनका इंटेंसिटी क्या है। जब इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, इन कंडीशंस को हम नोटिस करते हैं, उसको बोलते हैं ये क्या कंडीशंस है, ये सारे स्पेस वेदर के अंतर्गत आते हैं। और जो स्पेस वेदर की जो स्टडी करने का जो साइंस होता है ना, उसको बोलते हैं हेलियोफिजिक्स। हेलियोफिजिक्स क्या है? हेलियोफिजिक्स
साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्पेस वेदर के बारे में अध्ययन करते हैं कि वहाँ पे जो हमारे एटमॉस्फेयर के जो बाहर है, हमारी पृथ्वी के आसपास के एरिया में जो उनका क्या इफेक्ट है। कोई भी आपको मटेरियल बाहर से आ रहा है, मैटर बाहर से आ रहा है, तो वो हमारे जो स्पेस के हमारे जो इक्विपमेंट हैं, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, उनके ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और जो ग्राउंड पे हमारे जो बेस स्टेशंस होते हैं उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि आदित्य L1 मिशन को हम लोग L1 पे क्यों भेज रहे हैं। हम धरती पे बैठ के ये स्टडी उसका क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके लिए है सूरज जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक एटमॉस्फेयर है, सबको पता है। जो एटमॉस्फेयर में वेरियस लेयर्स होते हैं उनका काम है। तो जो सूरज से जो रेडिएशन आता है, जो वहाँ से ऊष्मा आती है, हीट आता है, उसमें बहुत सारे रेडिएशंस में ये पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल, गामा एक्स रेज होते हैं, गामा रेज होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो वेरियस रेडिएशन है, इन सब चीज़ों को हमारा एटमॉस्फेयर रोक देता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये हैबिटेबल धरती को इसी आधार पे बनाता है ना कि कोई हार्मफुल अगर रेडिएशन है वो हमारे धरती के पास पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको हमारा एटमॉस्फेयर रोक देता है। तो जैसे एटमॉस्फेयर हमारा इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर देता है, तो अगर हम जानना चाहें कि सूरज से क्या निकल के आ रहा है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि कुछ चीज़ें मिसिंग आ रही हैं। हम अगर ग्राउंड स्टेशन पे कोई चीज़ बनाते हैं, ऑब्जर्वेटरी बनाते हैं, हमको पता है कि एटमॉस्फेयर रोक ले रहा है कुछ चीज़ों को। तो किन किन चीज़ों को रोक रहा है इसके बारे में हमको जानना है। तब हम अगर ऊपर जाएंगे तभी ना हमको पता चलेगा कि क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे सरफेस पे कोई चीज़ पहुँच ही नहीं रहा है तो हम कैसे जान पाएंगे कि वो सूरज से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम सूरज के जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे बाहर निकलें, और बाहर निकल के हम उन चीज़ों को देखें जो ओरिजिनल फॉर्म में आ रही हैं, जिसमें सब कुछ है, कुछ यहाँ से फिल्टर नहीं हो रहा। हमारे सरफेस पे आता है कोई चीज़ तो फिल्टर होके आता है, तो फिल्टर होके वहीं आएगा ना जिसको अलाउ किया। जिसको अलाउ नहीं किया, जिसको रोक लिया, उसके बारे में अगर हमको जानना है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना आ रहा है, तो उसके लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा। तो पहला पर्पस तो ये है। और दूसरा, ये हमारे एटमॉस्फेयर में भेज रहा है सोलर रेडिएशन और सोलर पार्टिकल्स की स्टडी करने के लिए एक सेफ डिस्टेंस से। एक सेफ डिस्टेंस L1 पॉइंट है। ऐसा भी नहीं है कि हम सूरज के करीब जा रहे हैं तो बहुत करीब चलेगा। बहुत करीब जाएंगे तो हमारा जो मॉड्यूल है वो काम उसको खराब डैमेज कर देगा। सूरज के पास इतनी ऊष्मा है, इतना एनर्जी है। तो इसलिए लैग्रेंज पॉइंट L1 पे जा करके हम इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। एक सेफ डिस्टेंस से हम उसको स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे मिशन का? मिशन का हमारे ऑब्जेक्टिव है कि सोलर का अपर एटमॉस्फेयर है, जो अपर एटमॉस्फेयर है उसमें हो रहे बदलावों को, उसके डायनेमिक्स को हमको स्टडी करना है। अपर एटमॉस्फेयर में क्या आता है? क्रोमोस्फेयर है और कोरोना है। ये क्रोमोस्फेयर का टेम्परेचर कितना आता है? 10,000 केल्विन है, और कोरोना का ये मिलियन में जाता है, 1 से 3 मिलियन। तो ये बदलाव क्यों हो रहा है ये भी हमको पढ़ना है। क्रोमोस्फेरिक कोरोनल हीटिंग, ये हीटिंग क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है कि यहाँ पे जैसे हम आग जलाते हैं तो यहाँ पर हमने आग जला दिया, यहाँ पे हमने आग जलाया है, यहाँ पे आग जला दिया है यहाँ पे, तो ये क्या, जैसे इसके दूर जाते हैं हमको हीट कम महसूस होता है। लेकिन सूरज में यहाँ पर हमको कुछ रहस्यमय चीज़ें देखने को मिल रही हैं।
जो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर है 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का है। क्रोमोस्फीयर उसके बाद का एक पतला लेयर है 10,000 है। और कोरोना में ये कितना टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, 1 से 3 मिलियन, मतलब 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, इस चीज़ को देखना है। ये आयोनाइज्ड जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा की हमको स्टडी करनी है, पार्शियली आयोनाइज्ड प्लाज्मा है। कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में, ये मास इजेक्शन के पीछे कौन कौन से कारक हैं, अभी तो हम लोग जो हमको स्टडी से पता है कि वहाँ से कोलैप्स करता है, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे कंसंट्रेटेड रहता है जो प्लाज्मा, जैसे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स किया तो उसको छोड़ देता है, वो स्पेस में भागने लगता है, ट्रेवल करने लगता है। जो सोलर फ्लेयर्स हैं, रेडिएशंस का यहाँ पे क्या रोल है, कैसे यहाँ पे इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको पढ़ना है, कोरोना का स्टडी करना है और हीटिंग मैकेनिज्म को देखना है इसका। कोरोनल मास इजेक्शंस की पूरे इसकी ओरिजिन कैसे होता है, इसका कैसे डेवलपमेंट होता है, इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, इन सब चीज़ों को हमको देखना है। ये हमारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन सीटू पार्टिकल्स और प्लाज्मा स्टडी। इन सीटू क्यों? क्योंकि जो हमारा मॉड्यूल है ना, उसमें ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इक्विपमेंट उसमें लगाए गए हैं, ऐसे पेलोड लगाए गए हैं जो कैपेबल हैं कि वहाँ से रियल टाइम में आपकी जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको लेकर के उसका स्टडी करके आपको फाइनल रिजल्ट दे सकते हैं। तो वो इन सीटू हो गया। अगर इन सीटू क्यों? क्योंकि वहीं पे प्लाज्मा को स्पेसिमेन को ले रहा है, वहीं से उसका स्टडी कर रहा है, खुद एनालिसिस कर रहा है, इतना कैपेबल है, ठीक ना। तो इस तरह का स्टडी किया जाएगा, इन सीटू पार्टिकल और प्लाज्मा की स्टडी की जाएगी। कोरोनल लूप्स प्लाज्मा, ये जो लूप बनता है उसमें जो प्लाज्मा होता है उसके बारे में स्टडी करना है कि उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, कितना डेंसिटी है वहाँ पे प्लाज्मा की, इन सब चीज़ों का हमको स्टडी करना है। और जो लेयर्स में, मल्टीपल लेयर्स में जो अलग अलग एक्टिविटी होती है, जो सूरज का जो मल्टीपल लेयर होता है तो वहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी होती है, उसके पीछे क्या कारण है, इरप्टिव मैकेनिज्म, यहाँ पर इरप्शन क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है, ये सब चीज़ें देखनी है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, हम बहुत बातों पे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। और स्पेस वेदर में इनका क्या इफेक्ट है, हाँ, उसका जो स्पेस वेदर को प्रभावित करने वाले जो कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में जानना है, उनकी कंपोजिशन क्या क्या है, जो डायनेमिक्स ऑफ सोलर विंड, ये जो सूरज की तरफ से जो प्लाज्मा जो कैरी करते हुए जो हवा चलती है, जो प्लाज्मा चलती है, हमारे जैसे हवा नहीं चलती है, वहाँ पर जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा का यहाँ पे फ्लो होता है। जो प्लाज्मा का फ्लो होता है उसका ओरिजिन कैसे होता है, उसका कंपोजिशन क्या, उसमें क्या क्या होता है, क्या उसमें बदलाव आता है, वो स्पेस वेदर को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में स्टडी करना है। अब पेलोड्स के बारे में जानते हैं। इसमें 7 पेलोड्स हैं जिसमें 4 जो है ना ये रिमोट सेंसिंग पेलोड है और 3 है वो है आपको इन सीटू पेलोड। इन सीटू पेलोड का मतलब है ये जो पेलोड है ये इतने कैपेबल है कि वहाँ पर अपने खुद स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट देंगे। इसका एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे कोई यहाँ पे अब स्पेस क्राफ्ट से कोई आपने मॉड्यूल भेजा बाहर, वो आपको आपके बारे में किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को उसने ऑब्जर्व किया तो बोला उसका 2 हाथ है, 2 पैर है, आँख है, सर पे रुई जैसा कुछ है, ये सब चीज़ें हैं। वो आपको एग्जैक्ट नहीं बताया, ये रिमोट सेंसिंग वाला है। अगर वो इस तरीके से जानकारी दे रहा है
तो उसको बोलिए आप रिमोट सेंसिंग, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन भेज रहा है। अब आप क्या करोगे, आप उसको अब एनालाइज कीजिएगा कि ऐसा किस में होता है। उसमें हाइट बताया 6 फीट 5 फीट बताया, तो आप इससे कंक्लूजन निकाल लीजिएगा कि ये मानव के बारे में बात कर रहा है, मैन के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। लेकिन जो इन सीटू वाले हैं ना, वो ऐसे नहीं बताएंगे। वो इन सीटू वाला आपको जो ग्राउंड स्टेशन पे जो इन्फॉर्मेशन भेजेगा, वो फाइनल भेजेगा कि हमने मैन को, यहाँ पे एक मैन है, वो हाथ पैर नहीं बताएगा कि उसको डिटेल बाद में आपको एनालिसिस करके कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा कि जिसके बारे में बात कर रहा है, ये बता रहा है, वो मैन है। यहाँ पे वो फाइनल कंक्लूजन निकाल सकता है, ये कैपेबल होता है कि आपको एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है फर्दर। तो ये इन सीटू पेलोड हो गए। ESPEX है, पप्पा है, मैग्नेटोमीटर है, और VELC है, सूट है, सोलेक्स है, HEL10OS है। ये है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने सैटेलाइट भेजा है कोई बाहर, यहाँ से कोई टारगेट किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट को देख करके इसका इंफॉर्मेशन लेके वो अपने पास से उसको भेजा यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन पे। ग्राउंड स्टेशन पे वो पूरा फाइनल कंक्लूजन नहीं भेजा, यहाँ पर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को भेजा है वो टुकड़ों में। अब उसको आपको एनालिसिस करना है, उसको एनालिसिस करके आप कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं। अगर यहीं इन सीटू होता ना, तो आपको यहाँ पर एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर डायरेक्ट आपको रिजल्ट देता। ये देख सकते हैं कि हमारा जो फाइनल जो हमारा जो मॉड्यूल है उसके बारे में है। इसमें बहुत सारे पेलोड्स लगे हुए हैं। अब इसका एक एनिमेशन आप देख सकते हैं जो लगे हुए हैं सन के स्टडी के लिए। ये पहला है VELC है, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ये कोरोनाग्राफ के बारे में है, ये कोरोना की स्टडी करेगा, कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में स्टडी करेगा। ये दूसरा है सूट, ये सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। ये यहाँ पे इमेजिंग करेगा, इमेजिंग का बहुत सारे इमेज लेगा, देख रहे हैं ना, ये इमेज से लेगा इसके कोरोना का। ये एस्पेक्ट्स है, ये आपके जो प्लाज्मा का और विंड का एनालाइज करेगा, कैसे कैसे प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा का एनालिसिस कैसे करना है उसके बारे में बताएगा। एनर्जी कौन कौन सा आ रहा है उसके बारे में बताएगा। ये सोलेक्स है, सोलर एनर्जी। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, यहाँ पर कौन कौन सी स्पेक्ट्रम आ रहे हैं लाइट के साथ में, कौन कौन सी रेज आ रही हैं उसके बारे में ये बताएगा उसका। और ये है मैग्नेटोमीटर, ये हाई रेजोल्यूशन 3 डायमेंशनल मैग्नेटिक आपको फील्ड के बारे में स्टडी करेगा। यहाँ पे आदित्य L1 की ये है मॉड्यूल्स बहुत सारे। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। पहला है पेलोड VELC है, ये किस पे है, ये है रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग वाला ही VELC है। ये भी इसका फुल फॉर्म है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। VELC मतलब विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ये सोलर के जो कोरोना का स्टडी करना है उसके लिए है। और कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोनल मास इजेक्शन होता है उसकी स्टडी करेगा। इसको बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के द्वारा, और इसरो का इसमें कोलैबोरेशन है। और देखिए ये सोलेक्स है और HEL10OS है। ये दोनों क्या करेगा, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम करेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कैसे काम करता है इसको आप समझ सकते हैं। ये प्रिज्म है, ऐसे जैसे आपने वाइट लाइट जो अपने देखते हैं सूरज से जो रोशनी आता है उसको इसमें गुजारिएगा ना, तो अलग अलग स्पेक्ट्रम जो होता है लाइट का, उसमें रेड का, ग्रीन का, येलो का, ब्लू का अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है। ये विजिबल लाइट है, तो ये तो विजिबल लाइट है, ये आप तो देख रहे हैं। इसका क्या किया स्पेक्ट्रोस्कोपी ने, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के जैसे काम कर रहा है। इसको बहुत सारे स्पेक्ट्रम में उनके वेवलेंथ के अनुसार, उसके फ्रीक्वेंसी के अनुसार इसको अरेंज कर दिया। तो वैसे ही स्टडी हमको करना है। यहाँ पर तो हम विजिबल की बात केवल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में सूरज के साथ में बहुत सारे एक्सरे जाते हैं, गामा रे जाते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, और भी कुछ होगा जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के मदद से हम लोग उस चीज़ को जान पाएंगे।
तो पहला है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये वाला क्या है, ये लो एनर्जी वाला है, और ये हाई एनर्जी वाला है। ये सोलेक्स है, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों स्पेक्ट्रोमीटर है। स्पेक्ट्रोमीटर का काम है कि ये वेरियस स्पेक्ट्रम को दिखाएगा। और दूसरा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो फ्लेयर्स जो आ रही हैं सोलर से, जो एक्सरे फ्लेयर्स आ रही हैं, उनका यहाँ पे स्टडी करेगा कि कौन कौन से उसमें फ्लेयर के साथ में कौन कौन सी उसमें रेज हैं, उसको यहाँ पर स्पेक्ट्रम में उसको बांटेगा। इसको डेवलप किया गया है UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के द्वारा, दोनों को। अगला है सूट। ये भी है किस पे, ये भी है क्या, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। सूट का फुल फॉर्म है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ये क्या करने वाला है, ये फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का इमेज लेने वाला है, उसका पिक्चर लेने वाला है, उससे उसका स्टडी करने वाला है। इसको डेवलप किया गया है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के द्वारा। अब है ये वाला है, ये क्यों कौन सा है, ये इन सिटू है, पेलोड है, एस्पेक्स है और PAPA है। ये पहला है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड प्लाज्मा एनालाइजर। ये क्या है, पहला आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड प्लाज्मा एनालाइजर। और दूसरा है पैकेज फॉर आदित्य पेलोड। ये दोनों डिजाइन किया गया है किस काम के लिए, जो सोलर विंड है और उसका पार्टिकल है, उसमें सोलर विंड से क्या क्या आ रहा है, कौन कौन से उसमें पार्टिकल आ रहे हैं, उसको एनालिसिस उसका करेगा। इसको डेवलप किया गया है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के द्वारा, और ये पापा का इसका डेवलपमेंट किया गया है स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। MAG ये है लास्ट पेलोड। ये भी है इन सीटू है, मतलब ये वहीं पे खुद सा एक्सपेरिमेंट करने वाला है। किसके बारे में है, ये मैग्नेटोमीटर है, नाम से पता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेगा। ये ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगाएगा। अब हमारे लिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस पूरे मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है हम लोग के लिए। तो पहला इसका सिग्निफिकेंस है कि ये हमारी स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी हमारी खुद की होगी। हमारा अपना जो स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी होगी तो हमको किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर भविष्य में कोई अगर सोलर कोरोनल मास इजेक्शन आता है तो हमको उसके बारे में अगर प्रायर इन्फॉर्मेशन चाहिए, पहले से हमको सावधानी बरतनी है। पहले से हमको वहाँ से, चूँकि 15 लाख किलोमीटर दूरी पे हमारा जो मॉड्यूल है वो हमको मैसेज तो दे सकता है ना कि इतने इंटेंसिटी का कोरोनल मास इजेक्शन धरती को हिट करने वाला है। तो हम अपने जो भी सावधानियाँ बरतनी होगी, जो भी प्रिकॉशंस लेने होंगे, उसको हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोरोनल मास इजेक्शन आता है, धरती से टकराता है, तो हमारी बहुत तबाही मचा सकता है। कोई अगर पावरफुल आ गया, कैरिंगटन इवेंट जैसे जो होता है उस तरह का, तो वैसी कंडीशन में वो बहुत तबाही मचाएगा। अगर हमारा अपना रहेगा तो हमको किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और ये हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें और हमारे लिए ऊपर हमको लेके जाएगा। और फ्यूचर जो सोलर एक्सप्लोरेशन करना होगा हमको, अगर उसके बारे में और डिटेल स्टडी करनी होगी तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। और हमारी जो कंट्री है उसको ग्लोबल हब के रूप में ये अगर सक्सेसफुल रहता है, कोई कंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंट करता है
कोई चीज़ें निकल के आती हैं बाहर, कुछ नई चीज़ें जानकारी देता है कुछ नई चीज़ों के बारे में। तो जो सोलर सिस्टम साइंस है, जो सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए जो साइंस है, उसमें हमारे लिए ये बहुत सारा रूम क्रिएट करेगा दुनिया में, हमको एस्टेब्लिश करेगा एक ऐसा कंट्री के रूप में जो इसके सोलर सिस्टम साइंस के फील्ड में कुछ महारत हासिल रख रहा है, कुछ एक्सपर्टीज हासिल करके रख रखा है। और ये हमारे जो स्पेस वेदर प्रेडिक्शन है, अगर हमारा स्पेस जो ये मॉड्यूल है ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है, सोलर आदित्य L1 मिशन वाला, तो हमको प्रेडिक्शन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, हमारी प्रेडिक्शन कैपेबिलिटीज़ को बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो इस काम के लिए काबिल हैं, इस काम के लिए सफिशिएंट कैपेसिटी रखते हैं कि अगर कोई स्पेस वेदर में कोई एबनॉर्मल इवेंट होता है तो उसके बारे में हमको पहले से वार्निंग दे सकते हैं, हम उसको आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसरो को पूरी दुनिया में ये स्थापित करेगा, नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी चाहे और भी जाक्सा वगैरह हैं, उनके लाइन में ला के खड़ा करेगा, इसकी कद को बढ़ाएगा, हमारे देश के कद को बढ़ाएगा। तो इसलिए ये मिशन हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहीं तक आज का हमारा सेशन है, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।